और सबसे पहले बात करते हैं नए कश्मीर के नई तस्वीर की। जी हां, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाने के फैसले पर हाय तौबा मचाने वालों को जवाब देने वाली तस्वीर सामने आ गई है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल शोपियां में जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया, बातचीत की और डोभाल ने भी आम लोगों के जज्बात का ख्याल रखते हुए राह चलते ही उनके साथ बिरयानी का लुत्फ उठाया। डोभाल की बिरयानी खाने की ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात वैसे नहीं हैं जैसे कि कुछ सियासी लीडरान बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां पर शोपियां में अजित डोभाल किस तरीके से लोगों से रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी है कि वो लोगों को बता रहे हैं कि आखिर किस लिए ये सब किया गया है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब अब से तकरीबन एक हफ्ते पहले अजित डोभाल पहुंचे थे तो उन्होंने यहाँ के हालात का जायजा लिया था और उसके बाद ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको तैनात किया गया था और सभी को ये मालूम नहीं था कि आखिर क्या होने वाला है, लेकिन सबको ये पता था कि कुछ बड़ा ज़रूर होने वाला है। और जिस तरीके से हमने इन 3 से 4 दिनों में देखा है कि आर्टिकल 370 के ऊपर कैंची चलाई गई, उसके बाद जो आर्टिकल 370 का हटाया गया और साथ ही 35 के ऊपर कैंची चलाई गई, उसके बाद जो हालात वहाँ पर कैसे हैं ये जानने की कोशिश करने के लिए अजित डोभाल पहुंचे और वहाँ पर लोगों से उन्होंने बातचीत की, उनसे रूबरू हुए। एनएस से अजित डोभाल ने पीएम मोदी और अमित शाह को जम्मू कश्मीर पर रिपोर्ट भी भेजी है। आम कश्मीरियों से वो मिले हैं और रिपोर्ट दी है। उनके मुताबिक सब जगह पर अमन है और कोई भी आंदोलन नहीं हुआ है। आम कश्मीरियों को मरकजी हुकूमत पर यकीन है। और इसके बाद डोभाल सिक्योरिटी फोर्सेस से भी मिले और उनका हाल चाल जाना। उनके साथ डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से यहाँ पर अजित डोभाल को आप देख सकते हैं कि वो लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनका खाना खाने का ये अंदाज ये अपने आप में बयां करता है कि जो आम शहरी है उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो तमाम लोग इस वक्त हाय तौबा मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को एक तरीके से बांध कर रख दिया गया है, वो सारी चीज़ें के ऊपर, उन सारी चीज़ों के ऊपर एक तरीके से ये चीज़ नाफिज नहीं हो पाएगी कि आखिर जो लोग बयां कर रहे हैं वो इनसे बिल्कुल जुदा हैं। क्योंकि किस पुरअमन माहौल के अंदर ये बिरयानी खाई जा रही है। एक एनएस से वहाँ पर मौजूद है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और वो वहाँ पर अगर सड़क पर खड़े होकर बिरयानी खा रहे हैं तो ये बात कहने के लिए काफ़ी है कि वहाँ पर सब कुछ मामूल है। और क्योंकि कुछ रियासती तंजीमें हैं और रियासती पार्टियां हैं, उनका ये कहना है कि कश्मीर को बंधक बना कर रखा है और वहाँ पर लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस तरह का कुछ भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है और हालात को और भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी जैसे जैसे वक्त लगेगा। और कश्मीर के हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। अनूप भट्ट जी हैं, कश्मीरी पंडित हैं और साथ ही कोऑर्डिनेटर है रूट्स इन कश्मीर के। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। और साथ ही यहाँ पर हमारे साथ एस.के. दत्ता साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। क्योंकि कश्मीर के बारे में हम बात कर रहे हैं और कश्मीर को समझने के लिए आपसे बेहतर और कोई नहीं जान पाएगा अभी। क्योंकि अनूप भट्ट साहब, आपने देखा है कि कश्मीर को उस वक्त से लेकर जब 90 की दहाइयों के अंदर कैसा कश्मीर हुआ करता था, उसके बाद हालात कैसे हुए और अब जाकर क्योंकि हर चीज़ का रोड अटकता था आर्टिकल 370 पर, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने उसके ऊपर कैची चलाई और बाकायदा उसके अंदर लोगों ने भी सपोर्ट किया है। आज के हालात की जो हमने तस्वीर देखी है वो भी अपने आप में बयां कर रही है कि एनएस से वहाँ पर पहुंचे, अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने वहाँ पर जाकर लोगों से बातचीत की है, बिरयानी खाई है। क्या ये बात काफ़ी हो जाती है कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके जो लोग इस चीज़ की मुखालफत कर रहे थे वो भी इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ भाई, उनके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी थी? जी बिल्कुल। ये जो जैसे अजीत डोभाल जी वहाँ गए हैं, लोकल लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की, खुली हवा में, वहाँ कोई आर्मी वगैरह कुछ नहीं दिख रहा हमें सिक्योरिटी कवर। तो ये इस चीज़ को बयां करता है कि कुछ हालात ठीक हैं, अच्छे हैं। और वहाँ के लोकल लोगों से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जो वहाँ की आवाम है, कि वो लोकल जो वहाँ के लीडर्स हैं जो उनको गुमराह करने चाह रहे हैं, जो
3-4 फैमिलीज हैं जो अपने सियासत की रोटियां सेकने के लिए, अपने फायदे के लिए इन लोगों को भड़काते थे, पत्थर फिकवाते थे या कुछ गलत करवाते थे, तो वो उन लोगों की बातों में ना आए और जो ये फैसला अभी हुआ है, यूनियन टेरिटरी हुई है, इसके फायदे के बारे में सोचें, उससे उनको क्या फायदा होगा, उससे अवाम को क्या फायदा होगा, उस बारे में सोचें और उसकी तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब जी, और डॉक्टर एस के दत्ता साहब, क्योंकि हमने देखा है कि जब कश्मीर के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, इससे पहले भी हमने तमाम डिबेट्स आपके साथ की है और बाकी के जितने भी हमारे मेहमान आते थे उनका यही कहना था कि भाई वहां पर विकास की तो बात होती है हमेशा, लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 370 है या फिर 35 है वो आड़े आ जाता था, क्योंकि हम जब भी कश्मीरियों का मुद्दा उठाया करते थे उसमें ये बात हुआ करती थी कि भाई वहां पर रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, रोजगार के मौके नहीं है। तो उसमें आंसर ये आया करता था कि भाई मौके तो तभी पैदा होंगे जब वहां पर कंपनियां लगेंगी, और कंपनियां तब लगेगी जब उनको वहां पर जमीन की जो है एक इजाजत दी जाएगी जमीन खरीदने की। अब उसके ऊपर कैची चला दी गई है और जो है आर्टिकल 370 के अलावा 35 को भी हटा दिया गया है। क्या लगता है डेवलपमेंट कितनी तेजी के साथ बढ़ेगा ताकि लोगों को इस बात के ऊपर भरोसा हो जाए कि हाँ जो किया गया है वो मरकजी हुकूमत की जानिब से बहुत बेहतर किया गया है? अब सही मायने में और हकीकत में सही तरह से डेवलपमेंट होगा। उसके साथ साथ सामाजिक विकास या फिर आर्थिक विकास के साथ साथ आपके मतलब एक नेशनल जो एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए हर प्रांतों की, भारत के राजधानी के साथ या फिर मेन स्ट्रीम के साथ, वो भी कहीं ना कहीं पे टोटल इंटीग्रेशन होगा। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि इतने पैसे जाने के बावजूद आखिर वहाँ पे विकास क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे अगर तथ्य अगर ढूंढे और कारण अगर ढूंढे तो सबसे बड़ा जो तथ्य या फिर सबसे बड़ा जो कारण है वो कहीं ना कहीं पे आर्टिकल 370 ही रहा है। आज आपके चैनल पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ और खुलासा कर रहा हूँ जी। आर्टिकल 370 के चलते सेक्शन 1, 2, 3, 4 जो 4 सेक्शन रहा है और एक पांचवा सेक्शन को रिटेन किया गया है, बाकी चारों सेक्शन को खत्म कर दिया गया है। उनके सेक्शंस में कई सारे सब क्लॉसेस में ये कहीं ना कहीं पे प्रावधान था कि भारत सरकार के तरफ से जितना अनुदान दिया जाता है कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को, उस अनुदान का कहाँ पे खर्चा हुआ है, किस तरह से खर्चा हुआ है, टाइम फ्रेम के हिसाब से खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है, जो एक वापसी में जो एक रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता होती है सारे प्रदेशों के माध्यम से, जो बजटरी एलोकेशन होता है उसकी तो आप एक ऑडिट रिपोर्ट भेजेंगे ना, सारे प्रदेश करते हैं ऑडिट रिपोर्ट, वो कभी भी भेजने की आवश्यकता नहीं थी जम्मू कश्मीर को। और इसीलिए जो 1950 में या फिर 51 में जो प्रोजेक्ट की जो नींव लगाई गई थी या फिर जिसका आप एक तरह से शिलान्यास हुआ था, वो सारे प्रोजेक्ट मतलब कि 30 साल, 35 साल, 50 साल तक अधूरा रहा, क्योंकि आपको तो कोई ऑडिट रिपोर्ट देनी नहीं थी और ना ही आपको कोई आवश्यकता थी। बिल्कुल। तो उसके चलते ये जो 3-4 जो परिवार थे कश्मीर में और 3-4 जो परिवार है, उन्होंने क्या किया, भारत सरकार के तमाम जितने सारे पैसा है, जितने सारे अनुदान है, सारे चीजें आपने ही अंदर समा लिए और उसका कोई लेखा जोखा दिए नहीं है। और इसीलिए मतलब कि भारत सरकार के तरफ से आजादी के बाद से लेके अब तक जितना पैसा दिया गया है उसका कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग और नहीं क्योंकि इस आर्टिकल 370 की वजह से वहां पर आरटीआई वगैरह जो है लागू तो नहीं करना चाहते थे। वहां अभी अगर भारत का झंडा जला देते थे तो उस पे कोई सजा नहीं होती थी। वहां का कानून अलग था, पूरा रणबीर पेनल कोड था, आरपीसी। अब वहां पर आईपीसी धारा आएगी तो सबको लाभ होगा और जो ऐसे गलत काम करते थे उनको सजा मिलेगी। अगर देखा जाए तो कितना फायदा लद्दाख को अब होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर किस तरीके से आगे डेवलप हो पाएगा? इस फैसले से मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो बड़ा फायदा होगा वो लद्दाख को होगा। आने वाले 4-5 साल में देखिए आप, लद्दाख एक सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट इमर्ज होकर निकलेगा। जैसे कि अमित शाह जी ने भी बोला कि वो बहुत पैसा अभी लगाएंगे, हर जगह लगाना पड़ेगा उनको, कश्मीर में भी, जम्मू में भी। कश्मीर और जम्मू की बात करते हैं, कश्मीर और जम्मू के लिए अभी वहां पर इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है जी। शायद अक्टूबर में है वो।
अभी अभी जो थोड़े इनपुट्स जो आए हैं हमें, स्टील बर्ड एक हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने बोला है कि वो एक प्लांट लगाना चाहेंगे। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के, और बहुत ही जाना माना नाम है वो, उन्होंने भी बोला है कि वो चाहेंगे कि वहां पर पैसा इन्वेस्ट हो। तो अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं, लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए, पत्थरबाजी ये सब छोड़ के इस विषय में सोचना चाहिए कि उनके लिए एक रोजगार आ रहा है जी, तो इस तरफ उनको सोचना चाहिए। ठीक है। लेकिन दत्ता साहब, क्योंकि रोजगार की बात अनूप जी कर रहे हैं, रोजगार को लेकर ये कहा जाता था कि भाई तमाम जो मरकजी हुकूमत है उनके ऊपर निशाना साधते हुए कहा जाता था कि भाई आप रोजगार तो देने रहे हैं, तो कश्मीरी पत्थर नहीं उठाएंगे तो और क्या करेंगे। अब क्योंकि रोजगार का जरिया खोलने की बात कही जा रही है तो उसके ऊपर हाय तौबा मचाई जा रही है, कह रहे हैं कि हमारा हक आपने जो है छीन लिया हमसे। नहीं, जहाँ रोजगार की बात आती है, रोजगार प्रदेश में कौन देते हैं? प्रदेश की सरकार देती है ना प्रदेश के लोगों को रोजगार। और केंद्रीय जितने सारे संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाओं में एम्प्लॉयमेंट देना केंद्रीय सरकार की होती है। आप ये जो वहाँ के जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज, वो लोग जो लगातार कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इसके चलते पत्थर उठा रहे हैं और पत्थरबाज बन रहे हैं जी। मेरा मेरा सीधा सा सवाल उनसे ये है कि हर साल जो लगभग 80,000 करोड़, 85,000 करोड़, 90,000 करोड़ जो केंद्रीय सरकार की तरफ से जो दिया जाता था वहां पे फाइनेंशियल एड, जो आपको कभी लौटाना नहीं पड़ता जी, वो किस लिए दिया जाता था? वहां के प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए ना, वहां के विकास के लिए ना, वहां के आवाम के लिए ना, वहां के लोकल पॉपुलेशन के लिए और उसका भी कोई लेखा जोखा ना देते कि नहीं आपकी थे। तिजोरी भरने के लिए। हाँ। और उसका जब कोई लेखा जोखा है ही नहीं, तो आप कौन सी जिम्मेदारी निभाए हैं? बिल्कुल। मतलब कि 70 साल से आपके ये दो राजनीतिक घराने तो उस प्रदेश को हमेशा रूल किया है ना, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो। आपने कौन सा जिम्मेदारी निभाए अपने आवाम के प्रति, अपने लोगों के प्रति? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? जो ये लाखों करोड़ों में जो भारत सरकार की जो फाइनेंशियल एड जाती थी, जिसका 1/54 आपको लौटाना नहीं था, लौटाना नहीं पड़ता था आर्टिकल 370 के चलते, वो क्या किस लिए दिया गया था? वो सिर्फ इसलिए दिया गया था कि आप आलीशान बांग्लो खरीदे, आप बड़े बड़े महल बनाए, आप वहां पे जमीनों को हड़पे, विदेश में जाके आप अपने अकाउंट्स पे जाके इन्वेस्टमेंट करें और उसके साथ साथ आप अपना तिजोरी भरे। लाइक आप इतने सारे जो पैसा गया है जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद से लेके आज तक, वो पैसा का हिसाब किताब कौन देगा? इनकी जिम्मेदारी बनती है ना वो पैसा का हिसाब किताब। इसके अलावा एक और सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा है, मैं इसके बारे में अनूप साहब से पूछना चाहूंगा। अनूप भट्ट जी, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब बात हुआ करती थी कि भाई मसला कश्मीर को सुलझाया जाए, तो बोलते थे कि भाई अलग की पसंदों को बैठाया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर जितना खर्च होता था हमने उस रिपोर्ट्स के अंदर दिखाया है, उनके बच्चे कहां कहां विदेश में पढ़ रहे हैं वो हमने रिपोर्ट दिखाई थी। सवाल ये उठता है कि जब उनके ऊपर इतना खर्च किया जाता था, उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता था, लगातार उनसे बातचीत भी होती थी, तो हम इतनी तरजीह अब तक क्यों देते आए थे? ये वही पार्टीज है जो अब 370 को हटाने की मुखालफत कर रही हैं, जिन्होंने 70 साल तक उन अलहदगी पसंदों को शर्त दी है। जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत से एक्ट्स अब जो वहां लागू होंगे तो इससे इनको बहुत हार्म होगा, इससे इनको बहुत नुकसान होगा। तो वो नहीं चाहते थे कि ये सब ऐसे सब कानून आए, वो डेवलपमेंट नहीं चाहते, लोगों के पास पैसा आए, लोगों को रोजगार मिले, वो नहीं चाहते वहां के लोगों को। क्योंकि अगर लोगों को रोजगार मिल गया, मान लीजिए इसी बीजेपी सरकार ने उनको रोजगार दिलवा दिया इसी फैसले के तहत और सब कुछ सही होने लगा, तो उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा जी। जैसा कि आप खर्च की बात कर रहे हैं, वो वहां लोगों को समझाते हैं कि हाँ आप पत्थरबाजी कीजिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए, आंदोलन कीजिए। उनके अपने बच्चे कहाँ हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। वो तो बाहर पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को क्यों नहीं बुलाते वो ये सब करने के लिए? अपने बच्चों से क्यों नहीं पत्थर फिकवाते? वो कहाँ चले गए? दूसरा, खर्च की बात जो आपने बोला, खर्च जैसा कि हमें पता है उस राज्य की 2 कैपिटल थी, जम्मू कश्मीर। तो हर 6 महीने बाद वो जो सारी फाइल्स होती थी सेक्रेटरीट की, वो जम्मू से कश्मीर जाती थी, उसमें खर्च लगता था, कश्मीर से जम्मू आती थी, उनका खर्च लगता था, सारे एमएलएज की वहां के अकोमोडेशन जम्मू की अलग, कश्मीर की अलग, सब चीजें उनके अलग होते थे। तो उस लिहाज से भी जो हमारा जो वो पैसा था वो एक आम जनता का था, टैक्स पेयर्स का पैसा था, जो कि वेस्ट होता था। अब वो नहीं होगा।
बिल्कुल। और क्योंकि इसी जिस चीज़ का आपने जिक्र किया उसको अगर हम देखें तो डिजिटल इंडिया से जोड़कर देख सकते हैं। अगर उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ सब कुछ चीज़ को डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो फिर अगर आप कहीं भी लगाइए, जम्मू में लगाइएगा अपने राजधानी या कश्मीर में रखिएगा, उसका जो एक्सेस होगा वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन दत्ता साहब, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है पढ़ाई लिखाई की भी, हमने तमाम ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई है ऐसी ऐसी जगह पर कि जहाँ पर पढ़ाई के लिए लोगों को एक ही क्लास के अंदर दो दो क्लासेस चल रही है, एक ही रूम के अंदर दो दो तीन तीन क्लासेस चल रही है बच्चों को पढ़ाई के लिए। वहां पर ना तो बेंचेस दस्तयाब है, ना ही वहां पर पढ़ाई लिखाई के लिए जो कॉपी किताबें स्कूल से मिलती है आरटीई के तहत वो नहीं मिल पा रही है, ना ड्रेसेस मिल पा रही है। तो जब आरटीई नाफिज ही नहीं हो पा रहा था तो बाकी चीजें जो मिल नहीं पा रही थी, क्या अब वो एक एजुकेशन माहौल जो एटमॉस्फेयर है वो मुकम्मल तरीके से ठीक हो पाएगा? बेशक हो पाएगा और संतुलित वे में हो पाएगा। मॉडर्नाइजेशन, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, उसके साथ साथ सही मायने में आर्थिक विकास और आर्थिक ग्रोथ और आर्थिक डेवलपमेंट सही मायने में आप जाके हो पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो वंचित एरिया रहा है, लेह लद्दाख कारगिल के क्षेत्र या फिर जम्मू के प्रांत, वो लोग तो हमेशा ही वंचित रहे हैं इस विकास से। क्योंकि पूरा जो टोटल एलोकेशन होता था भारत सरकार के तरफ से, बजटरी एलोकेशन, उस पे से 80% जो है वो कश्मीर वैली के लिए चला जाता था, उसके इस्तेमाल मतलब कि इस्तेमाल के लिए। 20% होता था जो जम्मू प्रांत के लिए या फिर लद्दाख और कारगिल के लिए। तो इसलिए वो दोनों एरिया तो कभी मतलब सही तरह से प्रगति कर ही नहीं पाए हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आखिर जब पैसा दिया गया है केंद्र के तरफ से, और ये पैसा का जब आपको कोई मतलब कि अकाउंटिंग करके आपको भेजना नहीं था, और उसके साथ साथ जो टैक्स की जो बात आती है, सेंटर के लिए जो टैक्स जो दिया जाता है प्रदेश के तरफ से, वो टैक्सिंग सिस्टम के दायरे में भी आप नहीं थे। तो कहाँ गया है ये इतना सारा पैसा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। भारत सरकार के तरफ से सारे प्रदेशों के हिसाब से आकलन आप अगर करेंगे बजट की, प्रति व्यक्ति के ऊपर हर साल भारत सरकार लगभग 3,500 रुपए खर्चा करते हैं हर नागरिक के ऊपर भारत के। जम्मू कश्मीर के जितने सारे बाशिंदे हैं उनके ऊपर 12,000 रुपए प्रति साल खर्च भारत सरकार करती है। 4 गुना ज्यादा। तो 4 गुना ज्यादा जो पैसा वहां के लोगों के विकास के लिए भेजा गया है 1947 से लेके आज तक, आप कल्पना कर सकते कि कितने लाखों करोड़ पैसा गया है। तो उसके बाद एक छोटा सा प्रदेश जिसकी साइज आसाम से भी छोटा हो, वो तो स्विट्जरलैंड बन जाना चाहिए था, या फिर न्यूयॉर्क बन जाना चाहिए था, अमेरिका बन जाना चाहिए था। उसकी लोकल जीडीपी ग्रोथ रेट मेरे हिसाब से 16-17% होना चाहिए था। और जो लोकल आपके जो मतलब कि इनकम है हर व्यक्ति का, जिस हिसाब से पंपिंग ऑफ मनी किया गया, वो कम से कम मेरे हिसाब से आजादी के बाद से लेके अभी तक का अगर मैं आकलन कर लूं, क्योंकि मैं एक अर्थशास्त्री भी हूं, और सारे बजटों का अगर मैं आकलन कर लूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम प्रति व्यक्ति का आय अगर सही दिशा में ये पैसा अगर लगा होता तो कम से कम $20,000 से लेके $24,000 के बीच में होना चाहिए था। आज अगर वहां के लोग इतने गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे है, एक बैकवर्ड क्षेत्र के हिसाब से माना जाता है जम्मू कश्मीर को, बैकवर्डनेस अगर इतना ज्यादा है तो कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? वहां के जो जितने फैमिली ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टीज है वो जिम्मेदार है। और इस चीज को ढकने के लिए, इस चीज को कहीं ना कहीं पे इरेज करने के लिए जब जब भारत सरकार ने प्रयास किया कि सही वे में वहां पे विकास हो, इन लोगों ने क्या किया? आजादी 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 को कहीं ना कहीं पे तूल दिए और माहौल को गड़बड़ करने की, खराब करने की कोशिश की। चाहे जब सत्ता पक्ष में पीडीपी रहे तब तो भारत के हित में बात किए, जैसे ही विपक्ष में चले गए तो फिर पाकिस्तान का गुणगान गाना शुरू कर दे। वही हालत नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी था। और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी के चलते वहां पे सही मायने में किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है।
ठीक है, लेकिन अनूप जी, हमने वजीर दाखिला को हम सुन रहे थे और अमित शाह जी जब बता रहे थे, उनका ये कहना था कि भाई आखिर क्या बात है कि आतंकवाद जो दहशतगर्द है वो यहाँ पर पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में ही क्यों आते हैं? गुजरात से भी सीमा लगी हुई है, टेरिटरी राजस्थान से भी कहीं ना कहीं टेरिटरी जुड़ी हुई है। क्या वजह है कि सिर्फ कश्मीर के अंदर ही वो दरअंदाजी करते थे? और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है 370 को ही उन्होंने बताया है। और सबसे अहम बात जो रखी गई थी उसमें यह था कि आज़ादी से लेकर अब तक तकरीबन 41,000 लोग जो मासूम लोग हैं, मासूम कश्मीरी, उन लोगों ने अपनी जान दी है। तो क्या इसके पीछे हमें सोचना नहीं चाहिए कि भाई आखिर इतने ज्यादा लोग क्यों मारे जा रहे हैं? वो जो आंकड़ा है, जो आदादा शुमार है, वो सैनिकों का अलग है, लेकिन जो आम जनता है वो तकरीबन मारी जा रही है। तो इसके बारे में तो सोचना जरूरी था, और उसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा 370 को माना जाता है। जी, यहाँ मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि केवल 370 ही एक वो बाधा नहीं थी जिसके कारण ये सारा टेररिज्म हो रहा था। एक जो वहाँ का टेरेन है, जैसे पहाड़ हैं, और उन सब पे बॉर्डर फेंसिंग वगैरह करना एक बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि आप गुजरात में आपने एक सीधी फेंसिंग वगैरह वो सब कर दी, राजस्थान में बॉर्डर बना दिया। ऐसा करना थोड़ा उसमें चैलेंजिंग है क्योंकि वहाँ नदियां हैं, पहाड़ हैं, वैसा नहीं हो पाता वहाँ पर। और दूसरा, एक वहाँ के जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा, मैं कहूँगा कुछ लोग, कुछ जो एलिमेंट्स हैं जो कि वहाँ के पॉलिटिशियंस की बातों में आ जाते हैं, जो टेररिज्म को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, या वहाँ के अलगाववादी नेता जो कि वहाँ से पाकिस्तान से भी जो पैसा लेते हैं, पत्थरबाजों को आधा पैसा देते हैं, पत्थर फेंकने के, भारत सरकार से भी उनको एड मिलती है। तो वो जो आतंकवादियों को वहाँ पनाह देते हैं, उसकी वजह से ये टेररिज्म मेन है जो इमर्ज होके आ रहा था। और 370 में एक बड़ा कारण इसका नहीं मानता जी। तो वाकई में 370 को लेकर अलग अलग लोगों की राय हैं। इस पर हम आगे भी गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 370 को हटाने के लिए जिस तरीके से जब कोशिश की गई है, वो कोशिश जो है कितनी ज़्यादा अच्छी रही है। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। एक छोटे से वक्फे के लिए हम यहाँ रुकेंगे और वक्फे के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद अब जिंदगी मामूल पर जब आएगी तो किस तरीके से डेवलपमेंट